बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं वीरगाथा कालीन जो साहित्य है उसकी रचनाओं की विशेषताएं। तो अगले कल तक हमने संकुचित अर्थ में जो राष्ट्रीयता का प्रचलन था उस युग में उसकी बात की थी। आज मैं बात करूंगी जनता से जो अलग थलग रहने वाले जो कहना चाहिए कि शासक और जो सामंती वर्ग था उनका चित्रण ज़्यादा हुआ है और सामान्य मनुष्य को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। अतः तत्कालीन समाज की वस्तुस्थिति का लेखा जोखा हम नहीं जान पाते हैं। राजाओं और सामंतों को समाज का मुखिया तो मान सकते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके से आम जनता का जीवन स्तर, उनके हार व्यवहार, उनकी जीवन शैली सबको हम नहीं आंक सकते हैं। इन काव्यों में जनजीवन के विशद चित्र उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्वामिन सुखाय के लक्ष्य सिद्धि के लिए लिखी हुई रचनाएं ही हम मान सकते हैं। अगली विशेषता जो है वो प्रकृति चित्रण के रूप में है कि चारण कवियों ने युद्ध के अवसर पर सेनाओं के प्रयाण पथों पर नारी के श्रृंगारी संकेत स्थलों पर प्रकृति को निकटता से देखा है। इन कवियों ने प्रकृति के आलम्बनगत और उद्दीपनगत चित्र बहुत व्यापक स्तर पर चित्रित किए हैं। उसमें नगर, नदी, तालाब, वन, पर्वत, उद्यान, इन सब के बहुत सुंदर चित्र इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। तथापि प्रकृति की बंधी बंधाई परिपाटी ही ज्यादा नजर आती है। हालांकि वो विशद है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पृष्ठ पेषण ज्यादा हो रहा है। उनमें स्वतंत्र प्रकृति के प्रति मानसिक अनुराग का जो अभाव है वो हमें कहीं कहीं खटकता है। फिर भी चलिए ये देखा जा सकता है कि प्रकृति चित्रण के नाम पर जो प्राकृतिक पदार्थों की सूची है उसमें इतिवृत्तात्मक नीरसता भी आ गई है, जहाँ सिर्फ वर्णन की या प्रकांड पांडित्य के प्रदर्शन की शैली नजर आती है। तो प्रकृति का कहना चाहिए उन्मुक्त रूप से चित्रण और वर्णन उसमें यहाँ पर उसका अभाव है। काव्य रूप की दृष्टि से वीरगाथाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में उपलब्ध होती हैं। प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो देखा जा सकता है, तो मुक्तक काव्य की मधुरता से जो वलयित रचना है वो विसलदेव रासो के रूप में सामने आती है। काव्य रूपों में विविधता का अभाव है। दृश्य काव्य, गद्य काव्य का उस काल में सर्वथा अभाव दिखाई देता है। परमाल रासो में वीर गीत तो हैं जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। युद्धों और राजाओं के विवाहों के कारण नित्य प्रति घटनाएं इन्हीं में जो घिरी हुई रचनाएं हैं वो दिखाई देती हैं, जो प्रबंध और मुक्तक काव्यों का निर्वहन करने की एक व्यवस्था के रूप में कवि के सामने आती हैं। छंद वैविध्य इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। इस काल के वीरगाथाकालीन काव्यों में छंदों का विविधमुखी प्रयोग है। एक प्रकार से ये काल छंद क्रांति का काल भी कह सकते हैं, जिसमें छंदों का प्रौढ़ प्रयोग रचनाकार ने किया है और उन्हें भाव प्रकाशन की सामर्थ्य शक्ति भी दे दी गई है। सिद्धनाथ जैन कवियों के काव्य में प्रयुक्त छंदों के अलावा कुछ ऐसे छंदों का विशेष प्रयोग है जो वीररस के अभिव्यक्ति में सर्वाधिक प्रमाणित सिद्ध हुए हैं और आगे के कालों में जिन्हें वीर रस के लिए सुरक्षित भी मान लिया गया था, जैसे दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरी, आर्या, रोला, उल्लाला, कुंडलिया, ये जो तमाम छंद हैं इनके प्रयोग से छंदों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग देखा जा सकता है। छंदों के प्रयोग के पीछे केशव की भांति चमत्कार या पांडित्य प्रदर्शन की लालसा यहाँ नहीं थी, बल्कि भाव द्योतन में सहयोग का जो भाव था वो उसकी पराकाष्ठा हम यहाँ पर इन रचनाओं में देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस संबंध में कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न कर देते हैं। तो ये एक विशिष्टता इस काव्य परंपरा की रही है। रासो ग्रंथों का सृजन भी हम देख सकते हैं। रासो नामक ग्रंथों की बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, ये सब भी गिनती में आते हैं। अब फ्रांसीसी विद्वान गार्सा तासी कहते हैं कि रासो शब्द का संबंध राजसूय शब्द से लगाया जा सकता है, जबकि इस काल में राजसूय का उल्लेख कहीं भी किसी भी काव्य में उपलब्ध नहीं होता है। कुछ विद्वानों इसको रासक शब्द के द्वारा निर्मित मानते हैं, जिसका कि मूल रूप रासक छंद का ही रूपांतरण भी है। संदेश रासक इसका प्रमाण है, इसलिए इस शब्द से जो है ध्वनि, क्रीड़ा, गर्जन, उल्लास, विलास आदि के द्योतित होते हैं। शुक्ल जी इसकी व्युत्पत्ति जो है रसायन शब्द से स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कालांतर में विकृत होकर ये रासो बन गया था। कुछ लोग इसे रहस्य शब्द से भी निर्मित मानते हैं।
कुछ विद्वान इसे राजस्थानी और ब्रजभाषा के रासो शब्द से जोड़कर कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा, रूसना रासना, इस अर्थ में। लेकिन रासो ग्रंथों में युद्धों के समकक्षी प्रेम का और श्रृंगार का चित्रण भी है, अतः ये विचार भी पूरी तरह से सटीक नहीं नजर आता है। नरोत्तम स्वामी इस शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हुए कहते हैं कि रसिक से रासव फिर रासा शब्द बना। राजस्थानी की कथा काव्य के अर्थ में भी इसका प्रचलन जो है प्रचलित है, और चंद्रवली पांडे इस शब्द में संस्कृत के रासक शब्द की देन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में रासक की गणना जो है वो रूपक या उपरूपक के रूप में होती है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक नामक छंद और काव्य भेद के आधार पर रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। संदेश रासक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इस शब्द को तत्कालीन 29 मात्रा के एक छंद रासक से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। ये रासो ग्रंथ रासक छंद प्रधान काव्य है, इसलिए इसे रासो कहा गया। आगे चलकर ये रासक छंद गायन प्रधान हो गए और रास काव्य के आधार बनने लगे। इनमें वीर और श्रृंगार भाव की गाथाएं भी गाई जाने लगती हैं। अपभ्रंश के आचार्यों ने रास काव्यों का उल्लेख किया जिसमें कोमल और परुष भावों की अभिव्यक्ति सम्मिलित रूप से हुई है। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास में धर्म प्रधान काव्य की रचना करके रास शब्द को व्यापक आयाम देने की कोशिश की है। अब ये बिल्कुल अलग अलग मत हैं सभी लोगों के, तो कह सकते हैं कि चूंकि जो रासो ग्रंथों का प्रणयन राजस्थानी परंपरा के चारण कवियों ने भी किया, तो ये ग्रंथ जो है कथा काव्य के रूप में है, राजस्थानी भाषा में प्रचलित रासो शब्द के अर्थ से भी मेल खाते हैं। अब इस काव्य की एक विशेषता है डिंगल और पिंगल की। इन काव्यों की इस विशेषता में डिंगल भाषा और पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल तत्कालीन राजस्थानी भाषा का नाम है। डिंगल भाषा में वीरता, ओज, पौरुष और तेजस्विता का वर्णन है, और इसीलिए इसे राजस्थान के चारण कवियों ने कथ्य और भाव के अनुरूप डिंगल भाषा का प्रयोग किया। उस समय राजस्थानी भाषा के लिए डिंगल और अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग होता था। डिंगल की ये परंपरा पृथ्वीराज दुरसा, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, नारायण सिंह भाटी आदि तक चलती रही, और वीर रस के प्रकाशन के लिए यह अद्वितीय भाषा मानी जाती है। अतिरंजनापूर्ण शब्द चयन और अलंकार योजना के कारण इस भाषा से के बोध से जो है परंपरा चल पड़ी थी। डिंगल भाषा में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, मान मर्यादा आज तक भी सुरक्षित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर डिंगल के भाव सौंदर्य से अभिभूत होकर एक स्थान पर लिखते हैं कि राजपुताने के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का स्वयं सामना करते हुए युद्ध के नगारों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्यगान किया। उन्होंने अपने सामने साक्षात शिव के तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य देखा था, मगर कोई कल्पना उस कोटि के काव्य की कल्पना के समकक्ष नहीं ठहरती है। राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में जो वीरत्व की भावना है, जो उमंग है, वह राजस्थान की मौलिक निधि है और समस्त भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय भी है। ये टैगोर की पंक्तियां मैंने उद्धृत की हैं। डिंगल भाषा अपभ्रंश के विकास का अगला चरण है। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भी सबके अलग अलग मत हैं विद्वानों के। डॉक्टर टेसिटरी पिंगल शब्द का अर्थ जो है वो डिंगल शब्द को गवारू अर्थ से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर किसी ने उसे डंगल से जोड़ा है, पिंगल से तुक मिलाते हुए ये डिंगल शब्द में परिवर्तित हो गया। गजराज ओझा इस भाषा में प्राप्त डकार वर्णों की बहुलता के कारण इस भाषा को डिंगल नाम दे देते हैं। पुरुषोत्तम स्वामी डिंगल शब्द को डिम और गल के दोनों के संयुक्त रूप से बना हुआ मानते हैं, यानी डमरू और गल यानी गला हुआ। डमरू बजाने वाले साक्षात शिव की वाणी यहाँ पर मान ली जाती है। तो डिंगल की व्युत्पत्ति जो है बालक की भाषा के अर्थ में भी लिया गया है। अब ऐसे बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया है। बहरहाल इस विवाद में हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करते हैं पिंगल शब्द की, कि जिसके बारे में भी विद्वानों में एकमत नहीं है। आचार्य शुक्ल और श्याम सुंदर दास जो है पिंगल को एक भाषा मानते हैं, तो उस काल की बोलियों में नियमबद्ध और परिमार्जित भाषा के रूप में उसे स्थापित करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ब्रजभाषा का प्रारंभ जो है पिंगल मानते हुए। अब इसमें भी अलग अलग विद्वानों के बहुत सारे मतांतर हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी, आप खामखा इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि ये जो डिंगल और पिंगल की शैलियाँ प्रचलित थीं, वो शैलियाँ इस काल की रचनाओं में बहुतायत से देखी जा सकती हैं और उसे एक स्थापित रूप में सबने स्वीकार भी किया है।
तो आज की कक्षा अब हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।